हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। अब तक हमने देखा था कि हमारे पास कैबिनेट मिशन आ चुका है 1946 में और हम उसके प्रस्तावों पर आगे काम कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत हमें 389 सदस्य हमें मिले थे और वो अलग अलग ब्रिटिश भारत, केंद्र शासित प्रदेशों या चीफ कमिश्नरी प्रदेशों प्लस देशी रियासतों में हमें डिवाइड करके दिए गए थे और ये कहा गया था कि ये जो हमारे जो मेंबर्स होंगे ये कुछ निर्वाचित होंगे, कुछ मनोनीत होंगे। अब हम देखते हैं आगे की कहानी। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी जो शायद मेरे मन में भी जब मैं पढ़ती थी तो क्यूरियोसिटी थी और शायद आपके मन में भी एज ए स्टूडेंट एक क्यूरियोसिटी होगी कि देखिए, कांग्रेस जो 1885 में जिसकी स्थापना होती है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये दोनों जब एक साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए, तो आगे आकर ऐसा क्या हो जाता है कि मुस्लिम लीग और जो जिन्ना है वो एक अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ जाते हैं। ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी था और शायद आप जो अभी तैयारी करें, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में भी ये प्रश्न होगा। अब देखिए, होता यूं है कि 1936 में चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव होते हैं। उसमें कांग्रेस जो है बहुसंख्या में है वैसे भी, और उस टाइम में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जिन्ना को ये लगना शुरू हो जाता है कि हिंदू जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, ठीक है। और कांग्रेस क्या करती है, साथ साथ में अपने बहुत सारे जो मेंबर्स हैं कांग्रेसी हैं उनको अपने बहुत सारी सीटों पर वो बिठा देती है और जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक रह जाते हैं। मोहम्मद जिन्ना जो थे उनके दिमाग में एक बैठ गया कि एक तो हम अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, ये आज़ादी से पहले ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जब हमें आज़ादी मिलेगी तब ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। एक ये रह जाता है और उनके दिमाग में एक अल्पसंख्यक होने का खौफ बैठ जाता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, आज ही हमारे बारे में पूछा नहीं जा रहा, हमें पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे, हमें प्रांतों में जो चुनाव हुए उनमें अच्छी से सीटें नहीं दी जा रही, तो ये आज ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो कल जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो उसके बाद ये 1940 के बाद जो मोहम्मद जिन्ना है इनके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का नाम भी वो हिंदुस्तान के आधार पर ही रखते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान अलग से दे दिया जाए। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भारत और पाकिस्तान की अलग मांग कैसे क्रिएट हुई है। आगे देखते हैं हम कैबिनेट मिशन, जहां से हमारी कहानी शुरू होनी थी। ये आपको बीच में मैंने कहानी बताई है जहां से आपको ये समझ में आ सके कि भारत और पाकिस्तान अलग कैसे हुए और जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर क्यों अड़े रहे। अब हम ये देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने हमें जो प्रस्ताव दिए थे वो कहाँ तक सफल हुए। सबसे पहले तो हम देखते हैं 389 का आंकड़ा जो हमें मिला था 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। आप सभी को याद होगा 389, जिसमें 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश से थे और 93 थी हमारी देशी रियासतें। ये हो जाता है हमारे पास 389 का आंकड़ा। इस 389 के आंकड़े पर हमारे पास जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं, जिसमें हमारी कांग्रेस आप एक इस समय बहुसंख्यक के रूप में देखें तो आपको मुस्लिम लीग की हालत समझ में आएगी। कांग्रेस जीतती है 208 सीटें और इसी तरह मुस्लिम लीग को मिलती है 73 और अन्य पार्टीज जो हैं उन्हें मिलती हैं 15। टोटल हमारे पास हो जाते हैं 296। ये हमारे जो प्रतिनिधि हमारे पास ये सिलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन हमें आंकड़ा तो दिया गया 389 का, लास्ट में रह जाते हैं 93। कौन से? यही 93। जो देशी रियासतें हैं ये अभी तक इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है कि इन्हें संविधान सभा में जाना है या नहीं जाना। अगर जाना भी है तो कौन से प्रतिनिधि चुने और कैसे प्रतिनिधि चुने। तो इस वजह से जो ये 93 का आंकड़ा ये अभी खाली रह जाएंगी सीटें और ये 296 हो जाएंगी। अब आप खुद यहाँ पे देखिए, वैसे भी कांग्रेस में बहुत सारे हिंदू थे, तो कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73, तो ये अल्पसंख्यक वैसे भी रह चुके हैं। तो यहाँ फिर
वो यहाँ फिर मुस्लिम लीग में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि इनका ये हिंदू जो है बहुसंख्यक हैं, ये उच्च पदों पर बैठेंगे, हमारे अधिकारों का हनन होगा या हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, हम अल्पसंख्यक रह जाएंगे। तो ये सोचते हैं, ये अपना भविष्य भारत में नहीं देख पाते हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये वहां पर यहाँ ये फिर क्या करेंगे, ये पाकिस्तान की मांग पर अड़ जाते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ तो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है अभी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसकी स्थिति जो है वो कमजोर हो चुकी है, सेना उसकी थक चुकी है, और वहां की जो जनता है, ब्रिटेन की जो जनता है, वो नहीं चाहती कि ब्रिटेन अब अपने उपनिवेश रखे, और वो चाहती है जल्दी से जल्दी जो भी उसके उपनिवेश है वहां पर वो सत्ता हस्तांतरित कर दे। वो नहीं चाहती कि ब्रिटेन किसी भी प्रकार का उपनिवेश रखे। एक तो वहां पे जनता का दबाव, दूसरा वहां पे जनता जो सेना है वो थक चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के ऊपर अभी एक दबाव है कि वो अपने उपनिवेशों को छोड़ दे। सेकंड थिंग, अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस में जो कैबिनेट मिशन है, वो कांग्रेस और कैबिनेट मिशन दोनों ये चाहते हैं, मुस्लिम लीग को समझाना चाहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो अपनी एक ही बात पर अड़ी हुई है, वो चाहती है पाकिस्तान। इस तरह से जब उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, उन मुस्लिम लीग को बार बार मनाने की कोशिश की जाती है, तो इसी सब चलते में जो मुस्लिम लीग है वो क्या करती है, 16 अगस्त 1946, ये डेट आपको कैसे याद रहेगी, हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। इसके जस्ट एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को ये मनाते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हैं। इससे क्या होता है, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो जाते हैं, पूरे भारत में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पनपनी शुरू हो जाती है। इन्हीं की वजह से कलकत्ता, पंजाब के साथ बिहार, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और साथ में बंगाल का स्पेशली हम नाम याद रखेंगे, नोआखालिया प्रदेश है वहां पे बंगाल, यहाँ पर बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु भी होती है। ये एक पूरे भारत में क्या होता है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। इन्हीं से इफेक्टिव होकर जो उस टाइम थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947, अब ये डेट भी हमें कैसे याद रहेगी, इसको आप देखिए कि जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ है उसकी स्टार्टिंग में 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली एक घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को वो सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। किस वजह से, ताकि एक तो भारत की जनता प्लस ब्रिटेन की जो जनता है वो थोड़ी शांत हो जाए, उन्हें ये होगा कि अब सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी। वो ये क्या कहते हैं कि 30 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, और कब क्लेम करता है, 20 जून 1947 को, जिस वर्ष हमारा देश आजाद होता है उसी वर्ष की शुरुआत में। अब जो भारत में जो एक गृह युद्ध की स्थिति पनप चुकी है, भारत में जो एक गृह युद्ध की स्थिति पनप चुकी है, उसे शांत करने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। फिर क्या होता है, ये अब किसी ना किसी को तो बुलाएंगे, ये जो मुस्लिम ले गए है ये तो नाराज होकर बैठी है, दुल्हन है ना ये, तो ये नाराज होकर बैठी है, तो इसको मनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको मनाने के लिए वो किसी ना किसी को तो बुलाएंगे। अब किसी घर में कोई विवाद हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई से अलग होना चाहता है, तो किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है कि या तो उनको समझा दे या उनका बंटवारा कर दे। इसीलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मनाने के लिए जो क्लीमेंट एटली है वो 20 फरवरी 1947 को एक तो 30 जून की घोषणा करते हैं, और वहां से भेजते हैं, ये कहते हैं माउंटबेटन को बुलाया जाता है। जो तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है वो तीसरा व्यक्ति है हमारे पास माउंटबेटन। अब इसको ये यहाँ 20 फरवरी को बुलाता है, 20 फरवरी को बुलाएगा। अब वहां ब्रिटेन से आने में टाइम तो लगेगा, तो ये आ जाता है जस्ट एक महीने बाद, 23 मार्च 1947 को ये
इंडिया में आता है। उसके बाद ये स्थिति देखेगा कि इस घर की क्या स्थिति है, दो भाई जो अलग होने चाहते हैं, क्या इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है या इन्हें अलग ही किया जाएगा। तो इस परिस्थिति को देखते हुए इसे पूरे लग जाते हैं 3 महीने। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने मार्च प्लस 3 क्या होगा? जून 1947। 3 जून 1947। 3 जून 1947 को हमारे सामने पेश की जाती है माउंटबेटन नाम से माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या होता है? जैसे बाल्कन में छोटे छोटे प्रदेश हैं, तो इसी तरह ये क्या करते हैं, ये बाल्कन देशों की तरह ये करते हैं कि जो देश है उसको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाए। इन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान जो देश है वो चाहे तो पाकिस्तान में चले जाए, चाहे वो भारत में रह जाए, इसलिए छोटे छोटे प्रदेशों में उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं कि वो जहां भी जाना चाहे अपना जा सकते हैं। ये होती है माउंटबेटन योजना। अब बाल्कन प्रदेशों कि जैसा इसको बनाया गया छोटे छोटे प्रदेश है, तो इसको लिए माउंटबेटन योजना को बोला जाता है बाल्कन योजना। ये योजना कब दी गई? जून में, तो इसे जून प्लान भी बोला जाता है। इसके साथ ही एक नाम और याद करेंगे इसका हम, डिकीबर्ग प्लान। 18 जुलाई 1947 को इसके कुछ प्रस्ताव आते हैं संविधान सभा को लेके, वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, जिससे कि पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। उनसे परेशान होकर क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 तक भारत की जो सत्ता है वो हस्तांतरित की जाएगी, और दो भाइयों पाकिस्तान और भारत को शांत करने के लिए या उसके बंटवारे के लिए किसको लेके आते हैं? माउंटबेटन को। माउंटबेटन कब आता है? 1 महीने बाद, 23 मार्च 1947, और वो 3 महीने यहाँ पे रहेगा, यहाँ की पूरी परिस्थितियां देखेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फिर वो 3 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट देता है, जिसमें एक प्लान बताता है कि देश के हिस्से कर दिए जाएं, छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाए, जो टुकड़ा जहां जाना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे वो भारत में जाए या वो स्वतंत्र रहे, ये उन पे छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने बनाई थी, इसलिए माउंटबेटन योजना। बाल्कन प्रदेशों के आधार पर बनाएगी तो बाल्कन योजना। जून मंथ में आई तो जून प्लान, और एक एक्स्ट्रा नेम और याद करते हैं, वो है डिकीबर्ग प्लान। यहां तक हमें समझ आ गया। एक चीज छूट गई हमारी, वो ये है कि ये 93 जो हमारी देशी रियासतें थी, जिन्होंने अभी तक ये स्वीकार ही नहीं किया था, या वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें संविधान सभा में जुड़ना है या संविधान सभा में नहीं जुड़ना, तो उसके लिए बनी थी वार्तालाप समिति। अब जो व्यक्ति शामिल होने के लिए समझ नहीं पा रहा, तो उसके लिए वार्तालाप की जाती है। तो उसी आधार पर देशी रियासतों को संविधान सभा में जोड़ने के लिए वार्तालाप समिति आती है। वार्तालाप समिति के आधार पर यह होता है कि इनका जो 93 मेंबर संविधान सभा में देशी रियासतों से जाएंगे, 50% निर्वाचित होंगे प्लस 50% मनोनीत होंगे। यहां तक हमें समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम आगे देखेंगे माउंटबेटन योजना के आधार पर आगे हमारी संविधान सभा किस किस तरह से कार्य करेगी और किस किस तरह से आगे इसके प्लान्स हैं, जो हमें अभी देखते हैं। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को पूरे डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स और बताना चाहूंगी। एक तो ये कि जैसे कि हमारे पास कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद उसके जो चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद मुस्लिम लीग अपना अलग पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर देती है। लेकिन अब जो माउंटबेटन योजना आई है, इसे कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार करते हैं। अब ये देखिए कि माउंटबेटन योजना में क्या हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि एक घर में जब 2 टुकड़े होते हैं ना, तो सभी ना तो खुश होते हैं और ना सभी दुखी होते हैं। मीन्स कुछ व्यक्ति खुश भी होंगे और कुछ व्यक्ति दुखी भी होंगे। महात्मा गांधी जी की बात की जाए, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जी शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंत में उन्हें झुकना ही पड़ता। जैसे बड़े बुजुर्गों को झुकना ही पड़ता है छोटों की बात के आगे, उसी तरह महात्मा गांधी जी इस बात से खुश नहीं होते हैं। एक व्यक्ति आते हैं हमारे पास, अब्दुल कलाम आजाद। 2 नाम हम देखेंगे यहाँ पर। नाम की अतिशयोक्ति देखिए, नाम से आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति मुस्लिम है।
लेकिन ये बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं थे कि देश के दो हिस्से हों या पाकिस्तान अलग से बने। अब्दुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खां, ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल ही इस चीज से नाखुश थे। अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो अंत तक ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो, और अब्दुल गफ्फार खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। अब माउंटबेटन योजना थी, ये दोनों की तरफ से स्वीकार थी, कांग्रेस को भी स्वीकार थी और मुस्लिम लीग को भी स्वीकार थी। अब हम ये देखते हैं, किसी भी चीज को समझने से पहले हम उसको अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाती है। जैसे अब हमारे पास माउंटबेटन योजना आ गई है, तो माउंटबेटन योजना क्या करती है? 18 जुलाई 1947 सबसे पहले तो इसने अलग अलग कर दिया भारत और पाकिस्तान। इसने कहा कि 15 अगस्त जब हमारा देश आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य होंगे। अधिराज्य अभी अधीन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद जरूर हो गया है, लेकिन जब तक हमारा संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक ये ब्रिटेन का उपनिवेश ही रहेगा। ये बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो सकती है इससे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है, लेकिन अभी भी वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही है। कब तक? जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है। पहला तो माउंटबेटन योजना का था कि 15 अगस्त 1947 तक 2 अधिराज्य होंगे। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। 2 अधिराज्य होंगे। अब 2 अधिराज्य मिल गए तो उनकी संविधान भी तो अलग अलग होगी। 2 इनकी अलग अलग संविधान सभा होगी, इनकी अपनी अलग संविधान सभा होगी। तीसरी चीज, जो अब तक भारत में वायसराय थे उसका पद समाप्त कर दिया जाता है। वायसराय का पद क्या कर दिया जाता है? समाप्त। वायसराय का पद समाप्त करेंगे, कोई और पद आएगा, तो फोर्थ आ जाता है गवर्नर जनरल का पद। गवर्नर जनरल का पद सृजित हो जाता है। और अब तक जैसे अभी ये संविधान सभा अपनी बनाएंगे तो संविधान सभा अभी संविधान बनाएगी, तो तब तक संविधान क्या होगा? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ सुधार करके, अमूलचूल परिवर्तन करके, जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग जो है वो भारत का संविधान चलेगा, जो भारत में है वो प्रशासन चलेगा। छठा है, जो रियासतें हैं, जो कि अभी हमने देखा था बाल्कन प्रांत की जो रियासतें हैं या जो प्रांत हैं वो कहीं भी शामिल हो सकते हैं, वो यहाँ पे पॉइंट आता है कि रियासतें जो हैं वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या तो वो भारत में चली जाए या ये वो पाकिस्तान में चली जाए। अब इसको एक बार हम देखते हैं, हालांकि इसके 7 पॉइंट है, नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ। पहले उससे पहले हम इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। माउंटबेटन योजना अब क्या करेगी? एक तो ये कि 2 अधिराज्य होंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, या कि कोई अलग प्रांत बनाना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की मांग के आधार पर क्या कहा कि भारत में 2 अधिराज्य होंगे। 2 अधिराज्य होंगे तो अब फिर संविधान सभा भी 2 होंगी, तो वो अपनी अलग अलग संविधान सभा बनाएंगे। अभी संविधान सभा बन रही है तो जब तक संविधान तैयार नहीं होता तब तक क्या करें? तब तक जो पिछला कानून जो ब्रिटेन के आधार पर जो चल रहा था वही चलेगा। कौन सा था? हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। तब तक शासन कैसा होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं उस टाइम क्या खत्म किया? वायसराय का पद खत्म किया और गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। और जो रियासतें हैं वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती हैं। और 7वां जो था वो था मुख्य, जो हम आज तक उस चीज के भुक्तभोगी हैं, वो है रेड क्लिफ। फिर बुलाया जाता है सर रेड क्लिफ को, जो क्या करते हैं? पाकिस्तान और बंगाल इनकी सीमा रेखा तैयार करेंगे। कौन? सर रेड क्लिफ, सिरिल रेड क्लिफ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल कथन
सत्य असत्य या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उस आधार पर अगर हम प्रश्नों को फेस करना चाहते हैं एग्जाम में तो हमें ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। अब ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि क्या ये कथन माउंटबेटन योजना से रिलेटेड है, तो हमें ये 7 याद होने चाहिए कि माउंटबेटन योजना में 7 प्रस्ताव क्या थे। अब हम ये सोचेंगे 7 तो भाई याद नहीं रहते, अगर आप इसको रिलेट करोगे तो श्योरली याद रहेंगे। कैसे, फिर से देखते हैं अपने 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य होंगे, 2 अधिराज्य होंगे तो अब संविधान सभा चाहिए, तो दोनों की अलग अलग संविधान सभा होगी, और जब तक संविधान तैयार नहीं होता तब तक क्या, कौन सा संविधान, भारत शासन अधिनियम। फिर वायसराय का पद खत्म किया, वायसराय का पद खत्म किया तो गवर्नर जनरल, और रियासतें, बाल्कन प्रांत, माउंटबेटन योजना से ही समझ में आता है कि अलग अलग प्रांत बना दिए जो कहीं भी जा सकते हैं, रियासतें कहीं भी शामिल हो सकती हैं भारत में या पाकिस्तान में। और 7वां जो मुख्य था वो था हमारा पाकिस्तान, यहाँ बंगाल की जो सीमा रेखा है उसे तैयार करना। कौन करता है, सर रेडक्लिफ, ये आप सभी को पता ही है। तो मुझे जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे लगता है कि माउंटबेटन योजना के जो 7 है ये आपको जरूर याद हो गए होंगे। अब हम देखते हैं इसकी आगे की योजना। अब माउंटबेटन योजना ने अपना काम कर दिया। अब क्या होगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग और 15 अगस्त को हम। अब नेक्स्ट देखो कि मुस्लिम लीग अलग होगी। हमारे आंकड़े थे 389 के, 296 हमारे जो चुनाव में जीते थे। अब हमारे पास संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, अपने याद किया था 292, वहीं से देखेंगे हमने क्या किया था 292, मैंने याद किया, करवाया था ना आपको कि 292 याद करना। अब इसको आप इस 2 को उठा के यहाँ ले आओ आगे। अब सदस्य रह जाएंगे 229 प्लस हो जाएंगे 70 देशी रियासतों से, 70 और 229 हो जाएंगे हमारे भारत से। ये हो गया हमारा आंकड़ा 299। ठीक है, ये हमें आंकड़ा भी याद होना चाहिए। अब सब कुछ, हमारे सदस्य अलग, पाकिस्तान के सदस्य अलग। अब क्या होगा, संविधान का निर्माण। अब करते हैं हम संविधान निर्माण। संविधान निर्माण कैसे होगा, कुछ रिसर्च होंगी, फिर उन पे वार्तालाप होगी, फिर सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम जैसे कोई भी चीज पढ़ते हैं, मान लो हमें किसी चीज के बारे में पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बुक से उन्हें पढ़ेंगे, अलग अलग बुक से जो हमें चीजें अच्छी लगेंगी, प्रभावित लगेंगी, उन्हें हम उठाएंगे, उन्हें उठाकर फिर हम अपनी बुकलेट में तैयार करते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे नोट्स, जो कि हमारे बेस्ट नोट्स होते हैं। इसी तरह संविधान सभा का निर्माण भी ऐसे ही किया गया था। उसमें कुछ कमेटियां बिठाई गई, कुछ समितियां बिठाई गई। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कुछ प्रश्नों पर रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कमेटियों ने बैठकर, जैसे कि अलग अलग समितियां थी, अल्पसंख्यकों की समिति, मूल अधिकारों से संबंधित समिति, ऐसे जनजातियों से रिलेटेड समिति, ऐसे अलग अलग समितियां थी। ये सभी समितियां क्या करती थी, अपने मूल प्रश्न लेकर आती थी, उन मूल प्रश्नों पर रिपोर्ट तैयार होती थी। उसके बाद बी एन राव जो हमारे संविधान सभा के बहुत ही मुख्य सदस्य थे, लेकिन वो संविधान सभा के वैसे सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान निर्माण करने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। बी एन राव ने क्या किया, बहुत सारे जो देशों के संविधान को पढ़ा, वहां से बहुत सारे देशों के संविधानों में से बहुत सारे जो उन्हें जो प्रभावित जो अधिकार लगे या मुख्य फैक्ट्स लगे, वो अपने यहाँ पर लेकर आए। अब हम देखते हैं कि संविधान निर्माण में हमारे 5 स्टेप्स लगे थे, 5 स्टेप्स। हमें इसको इसी तरह से याद करेंगे। जैसे कि हमने देखा, पहला स्टेप रहेगा इनका कमेटियां, जो हमने अभी देखी अलग अलग कमेटियां थी। कमेटियां क्या करेंगी, प्रश्नों पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। प्रश्नों पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। दूसरा स्टेप ये था कि इस रिपोर्ट पर बी एन राव क्या करेंगे, इन रिपोर्ट पर रिपोर्ट प्लस अन्य देशों पर शोध करके, अन्य देशों के संविधान पर क्या करेंगे, ये शोध। पहले कमेटियां हैं, वो प्रश्नों पर रिपोर्ट तैयार करेंगी, जो भी
अलग अलग कमेटियों के जो मूल प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट के आते ही BN राव उनकी रिपोर्ट्स लेंगे, प्लस अन्य देशों के जो संविधान है उसमें से अच्छे अच्छे फैक्ट्स कह लो, या उनसे जो भी उन्हें जो अपने रिलेटेड कोई अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, जो भी उनको जो शोध वो करते हैं उन पर अन्य देशों के शोध और प्लस रिपोर्ट से वो क्या बनाएंगे, एक मसौदा तैयार करेंगे। उन्होंने एक मसौदा तैयार करते हैं। अब आता है हमारा काम मुख्य, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर इस मसौदे पर प्रारूप तैयार करेंगे। इसको प्रारूप तैयार करके फिर जनता के मध्य बहस, ठीक है, जनता के मध्य बहस के लिए देंगे कि जनता के समक्ष रखे जाते हैं कि ये जो हमने प्रारूप तैयार किया है ये हमारी जनता को पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, या ये चीजें होने हमारे संविधान में चाहिए या हमारे संविधान में नहीं चाहिए। अब जब जनता के मध्य से वो आएगा तो उसके बाद संविधान सभा में बहस, संविधान सभा में बहस होती है। अलग अलग प्रतिनिधि, जैसे कि हमारे पास 299 का आंकड़ा जो है, 299 जो हमारे पूरे देश में से प्रतिनिधि आए हैं, वो संविधान सभा में बैठकर अपने अपने प्रांत से जो उनकी इच्छाएं हैं वो व्यक्त करते हैं, उस पर बहस करते हैं, और अंत में क्या होता है, संविधान तैयार। इन 5 स्टेप्स में हमारा संविधान तैयार हुआ था। पहले कमेटियों ने रिपोर्ट्स तैयार की, उन रिपोर्ट्स पर BN राव ने अन्य संविधान के शोध भी किए और उन रिपोर्ट्स को भी देखा, उन रिपोर्ट्स में एक मसौदा तैयार किया और उस मसौदे से हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने एक प्रारूप तैयार करके जनता के मध्य रखा कि जनता इसे स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है, जनता का क्या रिएक्शन है। उस रिएक्शन के बाद जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो आपस में बहस करते हैं, बहुत बार चर्चा होती है, वाचन होते हैं, उसके बाद अंतिम रूप आता है, हमारा संविधान तैयार होता है। ये तो था हमारे संविधान का निर्माण। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसकी बैठकों से लेकर, इसके अधिवेशनों से लेकर और इसकी समितियों से लेकर, वो हम अभी करेंगे नेक्स्ट पेज पर। वो हम इस तरह से करेंगे कि इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी याद करने की भी जरूरत पड़ेगी। अब इस क्लास को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं आगे संविधान सभा की बैठकें, अधिवेशन और उसकी समितियां, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान की बैठकें, जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब सामान्य प्रश्न आने की बजाय मुझे लगता है कि आगे आपके सामने कथन, सत्य, असत्य या निष्कर्षों पर प्रश्न आएंगे। तो हम संविधान सभा की जैसे जो बैठकें हुई थी वो मुझे लगता है कि अभी आपको याद हो जाएगी। संविधान सभा की कुल 5 बैठकें हम याद करेंगे। जैसे जो हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब आप डेट देखिए, 9 दिसंबर 1946। अभी तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि हमने आगे पढ़ा है, पाकिस्तान क्या कर रहा था, अलग पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है वो क्या कर रही थी, पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। तो इसमें मुस्लिम लीग क्या करेगी, सबसे पहले जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहा है क्या वो आएगा, नहीं। मुस्लिम लीग सबसे पहले तो ये याद रखिए, जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग उसका क्या करती है, बहिष्कार। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। तो ब्रिटेन के हैं विंस्टन चर्चिल, जो हमने पहले देखा था कि विंस्टन चर्चिल जो अलग पार्टी से थे, वो क्या कहते हैं, इसके बारे में एक स्टेटमेंट आता है मुस्लिम लीग के बारे में कि एक ऐसी कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसे लग रही है, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है जिसे हम याद रखेंगे कि पहली बैठक
आप ये देखिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही है, तो क्या वो संविधान सभा की बैठक में बैठेगी? नहीं। तो मुस्लिम लीग इस जो ये पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है इसका बहिष्कार करती है, और चर्चिल इस पे ऐसे कहते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसे लग रही है, एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दूसरा स्टेटमेंट हम इसका याद रखेंगे कि इसमें सदस्य कितने शामिल हुए, पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए। पहली बैठक में थे 207 सदस्य थे प्लस 9 महिलाएं, 9 महिलाएं थी। कहीं कहीं ये 10 महिलाएं भी आ जाती हैं, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर सिर्फ 9 महिलाएं थी। ठीक है, 207 सदस्य प्लस 9 महिलाएं थी। इसके बारे में आगे हम देखेंगे कि अब हमारी संविधान सभा बैठ रही है, उसमें सभापति भी होगा, उपसभापति भी होगा, कुछ वाचक भी होंगे, प्रवक्ता भी होंगे, तो वो कौन कौन से थे, इनसे रिलेटेड हमें अभी इसी चीज को हम याद करेंगे। फ्रांस की तरह यहाँ पर जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स से संविधान की पहली बैठक और स से सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्हें क्या बनाया गया? सभापति। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हमारे घर में हम कोई भी चीज शुरुआत करें, हम बोलते हैं ना कि हमें सच बोलना चाहिए, सच करना चाहिए, तो उसी तरह से आप ये ध्यान रखिए कि संविधान सभा की पहली सभा जो हमारी बैठ रही है वो सच पर आधारित है। सच सच सच। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे सभापति कौन थे? पहले सच्चिदानंद सिन्हा। और क्या ये निर्वाचित थे या मनोनीत? ये फ्रांस के आधार पर सभापति जो थे हमारे अपने, जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हें बनाया गया। अब ये फ्रांस के आधार पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो ये क्या होंगे? मनोनीत हुए हैं। पहले जो है वो क्या है? मनोनीत। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें भगवान की कृपा से बनाया गया, सच को भगवान की कृपा से बनाया गया। तो जे बी कृपलानी जी ने इसका क्या दिया था? प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव दिया था? कि सच के आधार पर सभापति बनाओ, भगवान की कृपा से सच के आधार पर सभापति बनाओ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभापति बनाया गया, और किसकी प्रस्ताव पर? कृपलानी, भगवान की कृपा से जेबी कृपलानी इनकी। और ये कैसे थे ये भी ध्यान रखना, जो संविधान सभा की पहली बैठक के जो सभापति थे वो मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। फिर अब ये उपसभापति बनाएंगे। अब मैं मेरा असिस्टेंट तो अपनी मर्जी से बनाऊंगा ना, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के कहने पर उपसभापति बनाया गया फ्रैंक एंथोनी। ये थे हमारे प्रथम बैठक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। मुस्लिम लीग का बहिष्कार, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट, सदस्य 207 प्लस 9। बहुत जगह पर आप 10 महिलाएं भी पढ़ेंगी, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर हम देखते हैं तो वहां पर 9 महिलाएं हैं। अब हमें ये याद रखना है, ये तो थी प्रथम बैठक के सदस्य, और कई बार हम पढ़ते हैं कि 211 है वो पहले अधिवेशन के सदस्य हैं, 211, लेकिन प्रथम बैठक में 207 प्लस 9 महिलाएं। अब हम देखते हैं पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। यहां से आप हम 5 बैठकें लगातार याद करेंगी, 9, 10, 11, 12 और 13, ये लगातार होता है। 9 को पहली बैठक हमने पढ़ ली। पहली बैठक में क्या बना? मनोनीत सभापति भगवान की कृपा से कृपलानी जी के प्रस्ताव पर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बनाया, और उपसभापति कौन बनते हैं? फ्रैंक एंथोनी। दूसरी बैठक में पहले में तो उन्होंने मनोनीत कर दिया, अब हर बैठक में तो मनोनीत नहीं चलेगा, क्योंकि हम अभी लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो पहले ही मनोनीत कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। अब हम करेंगे निर्वाचित। 10 तारीख को, 10 दिसंबर 1946 को होती है दूसरी बैठक, जिसमें क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ये बनते हैं सभापति। सभापति और कैसे बनते हैं ये? निर्वाचित होकर। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भाई बन गए सभापति। सभापति बन गए तो अब ये कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे। तो अगले दिन, आज तो वो निर्वाचित हुए, खुशी खुशी में कुछ समझ भी नहीं आया होगा। नेक्स्ट डे इन्होंने सोचा, रात को जाके सोचा कि अब तो मैं सभापति बन गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा जाके नियम। तो 11 दिसंबर को 1946 को जब तीसरी बैठक होती है, ये बनाते हैं अपनी नियम समिति। नियम समिति बनाते हैं। इसमें होते हैं एक राजेंद्र प्रसाद प्लस 15 अन्य सदस्य नियम समिति। अब जैसे भगवान की कृपा से सच्चिदानंद सिन्हा जी बने हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से राजेंद्र प्रसाद जी के दिमाग में एक विचार आया कि नियम समिति तो मैंने बना दी, अब नियम को मानेगा कौन? इसको मनाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक पर्सन चाहिए। स्ट्रॉन्ग पर्सन किसको लाएं? माँ दुर्गा को लेके आते हैं। तो इसमें एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला, जिनका नाम था जी दुर्गा बाई। 10 दिसंबर को जो दूसरी बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी तीसरी बैठक में नियम समिति बनाते हैं। उसमें एक राजेंद्र प्रसाद जी प्लस 15 सदस्य और नियम समिति बनाते हैं, जिसमें एकमात्र महिला होती है जी दुर्गा बाई। क्यों? अब मैंने बोला था ना, भगवान की कृपा से मतलब कृपलानी जी के प्रस्ताव पर, ये भी हम ध्यान रखेंगे, जे बी कृपलानी जी के प्रस्ताव पर एकमात्र महिला इनकी नियम समिति में होती है, क्योंकि औरतों के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई नियम नहीं चल सकता, इसलिए एक महिला रखनी जरूरी थी। तो कृपलानी जी के प्रस्ताव पर जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य नियम समिति में बनती हैं, और इसको ठोक के बोलते हैं सरदार पटेल जी। मतलब कि वो कहते हैं कि हाँ, सरदार पटेल जी भी ये कहते हैं कि हाँ, इसमें एकमात्र महिला जी दुर्गाबाई जी का होना जरूरी है। चौथी बैठक होती है 12 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946, ये है बहुत मुख्य चीज है, इसे हम याद करते हैं। यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 यहाँ रखा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, जो आज की हमारी है प्रस्तावना, नेहरू जी के द्वारा। एक मेन चीज आपको जो याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को अस्वीकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मुस्लिम लीग है उसने इसमें संविधान सभा में वो भाग नहीं ले रही है। तो अब जो हम अभी देख रहे थे कि अंबेडकर जी और MR जयकर दोनों ये चाहते हैं कि जब तक कि मुस्लिम लीग नहीं आ जाती तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को ना स्वीकार किया जाए, लेकिन फिर भी ये एक बात चलती रहती है, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है। तो कब होता है उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार? 22 जनवरी 1947 को जो है वो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब हमने अब तक इसकी 5 बैठकें कर ली हैं। अब हम करेंगे अधिवेशन। उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूं, जिसको आप एक बार देखना। जैसे कि मैंने लिखा कि हमारे संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ठीक है। और अगर मैं यही लिख दूं कि नहीं, हमारे संविधान निर्माण में 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन लगे हैं, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? शायद नहीं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कैसे? अब देखिए कि हमारे एक ये है कि कितने अधिवेशन हुए संविधान निर्माण में, कितने अधिवेशन हुए। संविधान निर्माण में 11 अधिवेशन माने जाते हैं, लेकिन कब तक वो माने जाते हैं? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जहां हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद उस टाइम
लागू हो गए थे और बाकी का जो संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भी एक अधिवेशन होता है। अगर इस अधिवेशन को लेके हम चलते हैं तो हमारे 12 अधिवेशन है और 26 नवंबर 1949 तक के बारे में बात की जाए तो हमारे होते हैं 11 अधिवेशन। इसी तरह अगर हमारे प्रश्न में ये आता है कि 24 जनवरी 1950 तक हमारे देश का जो संविधान बना उसे कितना समय लगा, तो ये एक नया आपके लिए है कि 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन उसको लगे। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन कब तक? 24 जनवरी 1950 को। अगर 24 जनवरी 1950 को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे अधिवेशनों की संख्या है 12 और अगर 26 नवंबर 1949 तक काउंट करते हैं तो हमारी अधिवेशन है 11। अब ये तो थे हमारी अधिवेशन। हम मान के चलते हैं कि हमारे 1 से लेकर 11 तक हमारे अधिवेशन हुए। इसे हम 2 हिस्सों में याद करेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम एक राजनीति का एक विषय नहीं पढ़ रहे हैं। राजनीति हमारे लिए एक छोटा सा सब्जेक्ट है जीके का, जिसे हमें पढ़ना है। मुख्य फैक्ट्स आपको ज्यादा इसलिए याद करवाए जा रहे हैं क्योंकि आजकल फैक्ट्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कथन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कुछ नई बातें भी हमें ऐड तो करनी पड़ेंगी। 1 से लेके 11 तक हमारे अधिवेशन होते हैं। सारे अधिवेशन नहीं याद करेंगे, मुख्य आपको मैं ये बताना चाहूंगी। लेकिन देखिए, 1 से लेके 6 तक जो अधिवेशन होते हैं। अब संविधान का निर्माण हो रहा है तो हमें क्या चाहिए? हमें हमारे अधिकार चाहिए सबसे पहले कि हम आजाद हों, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें समानता मिले। तो जिसके लिए संविधान सभा बैठ रही है तो सबसे पहले वो क्या करेगी? मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेगी। मुस्लिम लीग अल्पसंख्यक होने का बार बार दावा कर रही है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ गलत होगा तो अल्पसंख्यकों के ऊपर भी बात होगी। अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर बात हो रही है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में भी बात होगी और उसके बाद केंद्र भी अपनी शक्तियों के बारे में विस्तार करेगी। तो हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर 6 अधिवेशन तक इन्हीं बातों को संविधान में निर्मित किया जाता है, तैयार किया जाता है। 1 से लेकर 6ठे अधिवेशन में कौन कौन सी बातें हैं? मौलिक अधिकार जो आज हमें प्राप्त हुए हैं। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तीसरा है संघीय संविधान और संघीय शक्तियां। 1 से लेकर 6 तक जो अधिवेशन होते हैं उनमें इन पर वाचन या वार्तालाप कह लो या बहस कह लो, वो सब यहाँ होता है। मुख्य जो हमें याद करना है वो है 7 से 11। इसमें क्या होता है? इसमें बात की जाती है प्रारूप, संविधान के प्रारूप पर। जो मेन बात होती है 7 से को, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बड़े एग्जाम्स में कि प्रारूप जो है हमारा वो कौन कौन से संविधान में था, कौन कौन से अधिवेशन में वो तैयार हुआ है। वो हुआ 7वें अधिवेशन से लेकर 11वें अधिवेशन तक। और मुख्य बात है इसकी क्या? प्रारूप पर जो वाचन हुआ है, ये अब 2 शब्द याद रखना, दोनों को आंकड़े एक जैसे हैं। वाचन में लगे हैं 114 दिन, वाचन में लगे हैं 114 दिन। और प्रारूप समिति की जो बैठकें हैं, प्रारूप समिति की बैठकें और वाचन में ध्यान रखना, बैठकों में लगे हैं 141। आंकड़े वही हैं, अंक आगे पीछे हैं। वहां 100 प्रारूप जो संविधान है उसके वाचन में लगते हैं 114 दिन और प्रारूप समिति की बैठकों में होते हैं 141 दिन। और हम ये देखें कि जो हमारे 12 अधिवेशन हुए, हम 12 अधिवेशन की बात कर रहे हैं, 12 अधिवेशन में 167 दिन लगे, 167 दिन। ये तो थी हमारी अधिवेशन की बातें। ये तो थी हमारी अधिवेशन की बातें। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ समितियां हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, समितियां हमें याद हो जाएंगे। उसके बाद हमारा संविधान सभा का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। समितियां, जब हम समितियों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी समितियां बताती हूँ। जैसे कि एक समिति की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। हमारे सभापति कौन बने थे पहले? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो थे पहली बैठक में। दूसरी बैठक में किसे निर्वाचित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समितियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या बनाया था? सभापति बनते ही नियम, तो इसका नाम है प्रक्रिया संबंधी, मतलब वहां पर जो भी प्रोसेस चलेगा, प्रक्रिया संबंधी नियम समिति। प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, ये थी इनकी। और इस प्रक्रिया संबंधी नियम समिति में कितने सदस्य थे? 1+15। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खुद और 15 अन्य सदस्य हैं। और इसमें JB कृपलानी, कृपा से, भगवान की कृपा से, कौन इसकी एकमात्र महिला सदस्य है? एकमात्र महिला सदस्य जी दुर्गाबाई। महिलाओं के बिना कोई नियम नहीं चल सकता। किसी भी किसी भी घर में अगर वो पूरा एक प्लानिंग से चल रहा है ना, तो वो एक लेडीज की वजह से ही चल रहा है। इसलिए जो नियम समिति है उसमें महिला होनी जरूरी थी। तो इसलिए महिला भी कौन सी रखी? दुर्गा रखी है। दुर्गा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे नए साल का, हमारे जो नव वर्ष की शुरुआत है वो भी दुर्गा से होती है। तो संविधान सभा की जो शुरुआत हो रही थी वो दुर्गा जी के बिना कैसे हो जाती? तो इसलिए जो राजेंद्र प्रसाद जी ने निर्वाचित होते ही पहली जो नियम समिति बनाई है उसमें 1+15 सदस्य थे। उसमें एकमात्र महिला थी जी दुर्गा जी, और इसकी सिफारिश किन्होंने की थी? JB कृपलानी जी ने। अब इन्होंने प्रक्रिया संबंधी नियम समिति बना दी है, ठीक है। तो प्रक्रिया चल रही है, तो ये संचालन भी यही करेंगे। फिर आती है संचालन समिति। इसके भी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक समिति और थी, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नियम संबंधी समिति आपको याद रह जाएगी। जैसे ही आप नियम संबंधी समिति देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभापति बनते ही उन्होंने नियम बना दिए। तो अब संचालन भी करना पड़ेगा। तो संचालन के लिए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन को हम यहाँ और देखेंगे। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। अगर ओनली संचालन समिति आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और क से आगे कार्य लग गया तो क से लगा दो KM मुंशी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति और संचालन समिति। ओनली संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन के आगे कार्य लग गया क से कार्य, क से KM मुंशी, क से कार्य, क से KM मुंशी। अब हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण का काम किया था। तो ये एकीकरण जाएंगे, किसी को जोड़ने जाएंगे तो कुछ ना कुछ देना तो पड़ता है ना, कुछ ना कुछ लालच देना पड़ता है। तो लालच किस चीज का देंगे? अधिकारों का लालच देंगे। तो मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति, ये किनकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और प्रारूप समिति की जो बैठकें हैं, प्रारूप समिति की बैठकें और वाचन में ध्यान रखना, बैठकों में लगे हैं 141। आंकड़े वही हैं, अंक आगे पीछे हैं। वहां 100 प्रारूप जो संविधान है उसके वाचन में लगते हैं 114 दिन, और प्रारूप समिति की बैठकों में होते हैं 141 दिन। और हम ये देखें कि जो हमारे 12 अधिवेशन हुए, हम 12 अधिवेशन की बात कर रहे हैं, 12 अधिवेशन में 167 दिन लगे। 167 दिन। ये तो थी हमारी अधिवेशन की बातें।
अब देखते हैं हम प्रारूप समिति, जिससे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। प्रारूप समिति, जिन्होंने मुख्य काम ही सारा संविधान निर्माण का इन्होंने किया है। इसमें कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। पहला सदस्य आपको याद है, वो हम याद करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। एक ये दूसरा नाम आपको याद करना है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बस आपको एक ही नाम याद करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको याद है, दूसरा नाम आपको याद करना है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बाकी जो वो सारे हैं, वो सारे नाम आते हैं कृष्ण पर, जो कृष्ण के, भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। बाकी जो हमारे 5 नाम हैं वो सारे के सारे कृष्ण पर हैं। आपको ये याद रखोगे तो आपको याद रह जाएंगे। जैसे हम अभी देखते हैं, पहले गोपाला स्वामी अय्यर। गोपाल कौन थे? कृष्ण। अय्यर से ही याद करना। अब यहाँ पर अय्यर एक और है, 2 अय्यर हैं। गोपाला स्वामी अय्यर, गोपाल का और क्या नाम है? कृष्ण, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। 5वां एन माधवराव, एन माधवराव। माधव कौन थे? कौन थे माधव? कृष्ण। गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर अब गोपाल और कृष्ण हो गए, अब माधवराव, एन माधवराव। छठे आते हैं हमारे पास टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी। 7वें आ जाते हैं के एम मुंशी। अब आप यहां करेंगे यहां, तो भाई के एम मुंशी आ गया, इनका नाम भी यही है, इनका नाम भी है कन्हैया लाल माणिकलाल वर्मा, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। अब आपको समझ में आ गया होगा, सारे कृष्ण ही हैं। हमें आप 2 ही याद रखने हैं, एक तो BR अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बाकी जो 5 हैं वो कृष्ण पर ही है। गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी, KM मुंशी। अब हम थोड़े से फैक्ट्स और देखेंगे इनके लिए, क्योंकि नाम तो आपको याद हो गए तो कुछ तो टेंशन देनी है ना। तो KM मुंशी जो थे ये एकमात्र कांग्रेसी थे। इनके बारे में एक ये चीज आपको याद रखनी है। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये नाम से ही आपको पता है मुस्लिम है, तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे, मुस्लिम लीग से। गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव जो थे वो BL मित्तर। एक तो आप ये नाम याद रखिए, टी कृष्णामाचारी, टी खेतान, 1 मिनट, ये हैं DP खेतान। पहले जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग से थे, गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर और BL मित्र और DP खेतान थे। तो BL मित्र जी का जो स्वास्थ्य था वो खराब होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह आ गए एन माधवराव। आपके लिए कृष्ण का नाम जो आना था। DP खेतान की मृत्यु के बाद फिर आ गए हैं टी कृष्णामाचारी और KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अब आप देखिए, ये 7 नाम मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद हो गए। ये तो थी मुख्य समितियां, इसके अतिरिक्त भी समितियां थी जो आप थोड़ा बहुत करके याद कर सकते हैं। हालांकि इतनी वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट समितियां रह नहीं गई हैं। मेरी तरफ से मैंने संविधान सभा पूरा आपको करवा दिया है, जो आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको याद करवा दिए हैं। अगर आपको मेरे संविधान सभा पढ़ाने के बाद अगर आपको ये लगा कि हाँ कि हमने संविधान सभा बहुत अच्छे से कर लिया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा
टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइए। मेरी तरफ से अगला टॉपिक होगा प्रस्तावना। अगर आप संविधान की विशेषताएँ पहले पढ़ने चाहते हैं तो वो पढ़ा दूँगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रस्तावना पहले पढ़नी है तो वो पढ़ लेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप संविधान की विशेषताएँ या प्रस्तावना में से कौन-सा टॉपिक पहला पढ़ना चाहते हैं, और मेरा संविधान सभा का ये पूरा टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।